पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर क्या होता है मानसी? क्या था रेक्टिफायर? भैया जो एसी को डीसी में वो करता है, कन्वर्ट करता है। हाँ, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को या ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट या डीसी वोल्टेज में बदलता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों जरूरी है? क्योंकि कई हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर वो डीसी से चार्ज होते हैं, एसी से चार्ज नहीं होते। ठीक है, तो इसी वजह से हमें ये चीज़ करना पड़ता है। तो हमारे चार्जर वगैरह में भी जैसे रेक्टिफायर्स वगैरह लगे होते हैं, हमारे जो लैपटॉप वगैरह होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, फ़ोन भी होते हैं, सेल फोन जो है उन सब में भी क्या होता है, रेक्टिफायर का यूज़ होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी बदलने का काम करता है। रेक्टिफायर कितने टाइप्स के होते हैं? रेक्टिफायर कितने टाइप्स के थे बताओ? रेक्टिफायर दो टाइप्स के थे, कौन कौन से? हाफ वेव वाले और फुल वेव वाले। हाँ, हाफ वेव हमारे पास दो टाइप के थे। एक था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर और एक था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने सर्किट डायग्राम बनाया था। कितने हमने उसमें पी एन जंक्शन डायोड यूज किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में? उसमें सिंगल किया था। हाँ, उसमें हमने सिंगल पी एन जंक्शन डायोड यूज किया था। और जो हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हमने कितने यूज किए थे? उसमें हमने उसमें दो हुए थे। दो यूज किए थे हमने। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर में जो हमारे पास इनपुट सिग्नल होता है ना, यानी इनपुट सिग्नल तो दोनों में एसी का ही रहेगा इस तरह से, है ना, लेकिन जो आउटपुट मिल रहा था वो कैसे मिल रहा था? प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल से ही हमें मिल रहा था, यानी इस तरह से, फिर यहाँ पर फ्लैट हो जाएगा, यहाँ पर फिर इस तरह से ये इस तरह जाएगा, फिर ये फ्लैट, और ऐसे कर करके ये आगे की तरफ ये बढ़ते हुए जाते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये हमारे पास था इनपुट इनपुट वोल्टेज का ग्राफ, है ना, और ये था हमारे पास आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, ये आउटपुट जो हमें मिल रहा था। अच्छा, यही अगर हम फॉरवर्ड बाइस में बात करते हैं तो फॉरवर्ड बाइस में इनपुट तो हमारा यही रहेगा एसी, है ना, इस तरह का। ये एसी हमारे पास इनपुट है। आउटपुट कैसा मिल रहा था? तो इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ही हमें पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा था। तो इसका हमने सर्किट डायग्राम वगैरह सब बनाया था। ठीक है, तो ये हमने ऐसे करा था। अच्छा, प्रिंसिपल क्या होता है रेक्टिफायर का? बताओ, प्रिंसिपल क्या था रेक्टिफायर का? इसके प्रिंसिपल में था, जो रिवर्स बायस वाला होगा वो इंसुलेटर होगा, और हाँ, जो फॉरवर्ड बायस वाला है वो कंडक्टर होगा। हाँ, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग में जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो एज अ कंडक्टर काम करता है, और जो रिवर्स बाइसिंग में जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो एक इंसुलेटर के जैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल भी लिखना है। जब ये थ्योरी लिखोगे तो उसमें चाहे कोई सा भी आ जाए, फुल वेव आए चाहे हाफ वेव आए रेक्टिफायर, तुम्हें उसमें प्रिंसिपल बोला या ना बोला हो तुम्हें लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से लिखते तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो पहले रेक्टिफायर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, इनपुट आउटपुट ये ग्राफ जरूर बनाओगे, ध्यान रखना, चाहे पूछे हो चाहे ना पूछा हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं इसके। और उसके बाद जो वर्किंग बताई थी वो वर्किंग हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो ये था हमारे पास रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बहुत ही ईजी है, आसान है, और आता ही आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। मतलब 95% चांसेस होते हैं एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर है तो ये रेक्टिफायर है, क्योंकि इसके आगे भी हमारे पास और भी टॉपिक्स थे पहले, एनपीएन पीएनपी ये सब थे, जेनर डायोड वगैरह, वो सब डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक पोर्शन है, और इन सभी पोर्शन में से जो हमने पढ़ा था, क्या पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये टॉपिक है। कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमारे टिप्स पे होते हैं, जो आते आते हैं यहाँ से। तो सेमीकंडक्टर बहुत आसान चैप्टर है। जैसे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग हमने पढ़ा, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा, और रेक्टिफायर हमने पढ़ा। ये जो है ये बहुत ही, मतलब ये समझ लो ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते बनते जाता है। ठीक है, तो ये सब जरूर बढ़िया से अच्छे से करना। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्वेश्चंस वगैरह इनको कर लेते हैं, जो इसके ऊपर सेमीकंडक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, बताओ जरा। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा सेमीकंडक्टर था?
एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा सेमीकंडक्टर है, किसमें कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है इसमें? इसमें इलेक्ट्रॉन्स हाँ, मेजॉरिटी होते हैं। बिल्कुल। एन टाइप मतलब नेगेटिव, नेगेटिव से याद रखो इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स, ठीक है। तो होल्स होते हैं इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब क्या बोल रहा है, इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लाइज लेवल, जो डोनर एनर्जी लेवल है ना, वो कहाँ लाई करता है? तो ये हमने पढ़ा था कि जब हमने यहाँ पे बनाया था, नीचे क्या बनाया था हमने, वैलेंस बैंड, और ऊपर क्या बनाया था हमने यहाँ पर, कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये हमारा है वैलेंस बैंड और ये क्या है हमारे पास, कंडक्शन बैंड। अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पर एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है? एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। ये हमने बनाया था डायग्राम, याद होगा। तो ये हमारे पास जो एनर्जी लेवल है, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे डोनर एनर्जी लेवल, याद होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी लेवल। और डोनर एनर्जी लेवल कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में यही दे रखा है, बहुत ही सिंपल सा है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल लाइज, तो कहाँ जाएगा, जस्ट बिलो दी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आंसर है, ओके। अच्छा, वही अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर में बात करते हैं, तो उसमें होता है असेप्टर एनर्जी लेवल, जो कि अगला ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें असेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ होता है? तो असेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना, बेसिक क्वेश्चन है। और यहाँ पर वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर हम दिखा दें यहाँ पर किसको, ये एनर्जी बैंड को, इसको हम क्या बोलते हैं, असेप्टर एनर्जी लेवल। तो इसको हम ई ए से डिनोट करेंगे, क्या है ये हमारा असेप्टर एनर्जी लेवल। तो ये याद रखना, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द असेप्टर एनर्जी लेवल, पी टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजॉरिटी चार्ज शेयर्स कौन होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं। होल्स होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और असेप्टर लेवल कहाँ पर होगा, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर। तो ये ध्यान रखना, ओके। तो ये हमारे पास जो येलो कलर में शो कर रखा है वो उसके आंसर है, तो जस्ट अबव दी वैलेंस बैंड, ओके। अच्छा, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देखो। अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा है कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, अब बैरियर पोटेंशियल जो होता है, बैरियर पोटेंशियल मतलब कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम, जो बीच में हमारे पास क्या था, पोटेंशियल बैरियर, उसी की हम बात करें, जिसको हम पीएन जंक्शन बोल रहे थे, जिसको हम डिप्लीशन लेयर भी बोल रहे थे। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो पहला यहाँ पे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना, यानी हमने कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, मतलब हमने सिलिकॉन लिया है या जर्मेनियम लिया है कि कौन सा लिया है। देखो, सिलिकॉन में जो गैप होगा और जर्मेनियम जो गैप होगा, तो सभी सेमीकंडक्टर में गैप सेम ही रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं। तो इसका मतलब जो हमारे पास बैरियर पोटेंशियल है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा ही करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा हम सेमीकंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा पोटेंशियल बैरियर। दूसरा, हमने डोपिंग कितनी करी है, अगर हमने बहुत ज़्यादा डोपिंग कर रखी है, तो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, हम पी एन जंक्शन कैसे बना रहे थे, हम पी एन जंक्शन बना रहे थे, एक पी टाइप ले रहे थे और उसमें एक एन टाइप ले रहे थे, ठीक है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, जिसकी वजह से बीच में एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब मैंने कहा तुमसे कि ये जो हमारा पी टाइप है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डोपिंग कर दी, मतलब बहुत सारे डोपिंग, मतलब इसमें मैंने जो मेजोरिटी चार्ज के से होल्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब बहुत ज़्यादा होल्स अगर बढ़ा देंगे और एन टाइप में मान लो हमने बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ा दिया, तो क्या होगा, तो ये तो इस पोटेंशियल बैरियर को पुश करने स्टार्ट कर देंगे, ये पुश करेंगे इधर और ये पुश करेगा इधर, जिससे हमारा पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल बैरियर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर घट जाता है, ठीक है, और कम डोपिंग करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ रहेगा, ठीक है, बढ़ा रहेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हम कितनी डोपिंग कर रहे हैं उस पर भी वो बैरियर, वो पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करता है। तो पहला क्या था कि मटेरियल का कैसा टाइप है उस पर डिपेंड करता है, दूसरा हम कितनी अमाउंट ऑफ डोपिंग कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर तो तुम्हें मालूम ही है कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर हम जैसे बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है ना। लेकिन यही अगर कंडक्टर की बात होती तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होती है, घटती है,
कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है। तो ये देखिए ध्यान रखना, एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बताओ, तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन इन केस ऑफ मेटल, हम जब मेटल की बात करते हैं यानी कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें कंडक्टिविटी घटती है। ओके, तो इसीलिए इसमें क्या है आंसर, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, दूसरा अमाउंट ऑफ डोपिंग, तीसरा क्या है टेम्परेचर, और ये तीनों यहाँ पर आ गए तो यहाँ पे क्या है ऑल ऑफ दीज, ये सारे सारे इसमें आंसर होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसको देखो। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एट इक्विलिब्रियम पर इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, नेट करंट कितना होगा वो हमें बताना है। तो इसमें हमने ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की बात करी थी, याद है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। तो बताओ मुझे सबसे पहले ड्रिफ्ट करंट क्या था और डिफ्यूजन करंट क्या था, याद है, सबसे पहले बताओ ये ड्रिफ्ट करंट क्या होता है। ड्रिफ्ट करंट याद है, प्रीति, मानसी, या डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट तो वो था ना जब जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हाई रीजन से लो रीजन में फ्लो करते हैं। हाँ वेरी गुड, सही है। डिफ्यूजन करंट क्या होता है, जब चार्ज कैरियर्स हाई रीजन से लो रीजन की तरफ जाते हैं तो उसकी वजह से, यानी चार्ज के मोशन हुआ वहां पे है ना, हाई से लो की तरफ, तो उन चार्ज के मोशन की वजह से जो करंट बनता है उसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है कि जैसे ही डिफ्यूजन हुआ है ना तो उसके बाद एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है। एक पोटेंशियल बैरियर जब क्रिएट होता है तो एक साइड में पॉजिटिव की दीवार बन जाती है, एक साइड में नेगेटिव की दीवार बन जाती है। अब वो जो पॉजिटिव की दीवार होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को खींचना स्टार्ट करती है, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और जो नेगेटिव वाली दीवार होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स को खींचना स्टार्ट करती है। तो उनकी वजह से भी जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल, यानी ये बोलो कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, या इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसकी वजह से जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उनकी वजह से जो करंट बनेगा वो होता है ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट मतलब खींचना, खिंचाव। और किसकी वजह से खिंचाव आ रहा है, वो अंदर जो पोटेंशियल बैरियर बना है उसकी वजह से। तो अंदर जो पोटेंशियल बैरियर होता है या अंदर जो पोटेंशियल या अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी वजह से जो करंट बनेगा उसको हम ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। और डिफ्यूजन करंट क्या होता है कि जब चार्ज कैरियर्स हाई रीजन से लो रीजन की तरफ फ्लो करते हैं तो उसको डिफ्यूजन करंट बोलता है। अब ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट हमेशा ही फ्लो करता है क्या, तो आंसर नहीं। जैसे ही हम कंबाइन करते हैं ना तो पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तभी शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है ये फ्लो करते हैं। लेकिन जब इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ जाती है तब ये दोनों करंट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड द नेट करंट इज, जो नेट करंट होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम। ये समझ आ गया ना, ड्रिफ्ट करंट क्या है, ड्रिफ्ट करंट है मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उसकी वजह से जो करंट बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से जो चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं उसकी वजह से जो करंट बनेगा उसको बोलेंगे हम ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट मतलब खींचना, ठीक है। तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, उन चार्ज कैरियर्स को खींच रहा है, ठीक है, उससे जो करंट बन रहा है वो ड्रिफ्ट करंट है। डिफ्यूजन करंट क्या है कि हाई रीजन से, यानी एक तरफ हमने बहुत ज्यादा हाई होल्स भर दिए, एक तरफ हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, तो उनका हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट होता है जिसकी वजह से जो करंट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन करंट। तो ये हमारा ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट होता है। समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इन दोनों में। प्रीति, मानसी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसमें क्या बोला है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पर क्या रखा है कि इक्विलिब्रियम पर इन अ पीएन जंक्शन डायोड नेट करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी जो डिफ्यूजन जो इक्विलिब्रियम पर नेट करंट है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
या दूसरा है ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, या तीसरा है जीरो एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट, और डी है जीरो एज नो चार्ज कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन। तो इसमें ध्यान दो जरा, पहला कि यहाँ पर तो दो टाइप के करंट बनते हैं, है ना, दो टाइप के करंट बनते हैं, खासकर जो मेजॉरिटी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि जो डिफ्यूजन करंट बनता है उसमें किसका रोल होता है ज़्यादा, उसमें होता है जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, जैसे होल्स पी टाइप में भरे हुए हैं और जो एन टाइप में भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो यहाँ पर हायर से लोअर की तरफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ही तो जा रहे हैं। जो डिफ्यूजन करंट बनाते हैं वो कौन से चार्ज होते हैं, वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ यहाँ पे डिफ्यूजन करंट ही बनता है, तो पहला वाला तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो किसकी वजह से बनता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ये ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट करंट में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स पार्टिसिपेट करते हैं और डिफ्यूजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये भी गलत है कि अकेला सिर्फ ड्रिफ्ट करंट भी नहीं होता। अब यहाँ पर क्योंकि इसने इक्विलिब्रियम बोला है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इक्विलिब्रियम में दोनों जो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट होते हैं ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज मान लो अगर ये इक्वल ही ना हो तो इसका मतलब हम किसी भी पी एन जंक्शन डायोड को टच करेंगे तो हमें शॉक लगना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होता। जैसे हम कंबाइन करते हैं तो जो उन पे नेट करंट रहता है वो जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि अंदर जो बनने वाला करंट है, जब हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लगाते हैं आपस में, यानी उसे ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीटिंग या फिर ये फ्यूजन, तो उसकी वजह से थोड़े से टाइम इंटरवल में ये दोनों करंट बनते हैं। और यदि यहाँ पर दोनों करंट क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में इक्वल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं तो ओवरऑल वो हमारा जो मटेरियल है यानी पी जंक्शन जो है वो न्यूट्रल हो गया, और न्यूट्रल के केस में हम बोलते हैं कि दोनों करंट इक्वल हो गए, तो नेट करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर एट इक्विलिब्रियम इन अ पीएन जंक्शन डायोड नेट करंट इज जीरो। नेट करंट कितना होता है, ये इक्विलिब्रियम पे जीरो। तो ये ध्यान रखना कि इक्विलिब्रियम पर जो नेट करंट रहेगा, है ना, वो जीरो रहता है एज डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये तुम्हारे असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन बन जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे दोनों करंट क्या रहेंगे, जीरो, मतलब क्योंकि इक्वल अपोजिट रहते हैं इस वजह से। अब आता है हमारे पास पांचवा क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन में वो रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी बताओ जरा, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या थी। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता था और नेगेटिव नेगेटिव से। नेगेटिव से। और रिवर्स हाँ, बाइसिंग क्या और थी, उसमें अपोजिट होता था, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से। हाँ। और बाइसिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ बाइसिंग, बाइसिंग का मतलब होता है कनेक्टिंग पीएन जंक्शन टू अ बैटरी। जब ये जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ना, या पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, जब उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी से कनेक्ट करने के प्रोसेस को ही बाइसिंग बोलते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, बाइसिंग का जस्ट मतलब होता है बैटरी से जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड बाइसिंग। तो हम जानते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ता है और नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है। और हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास पी जंक्शन डायोड का सर्किट वाला सिंबल होता है वो कैसा होता है, वो इस टाइप का होता है। ये हमारे पास सर्किट का सिंबल, एक सेकेंड बस होल्ड करना। हेलो, ठीक है पहले तो देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पी जंक्शन। तो पी जंक्शन का सिंबल कैसा था सर्किट वाला, वो इस टाइप का होता है, याद है। ये वाला टर्मिनल कैसा होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव होता है बताओ।
ये हमारा क्या है, पी एन जंक्शन है। इस साइड वाला क्या कहलाता है हमारा, पी, और इस साइड वाला क्या कहलाता है, हाँ ये वाला होता है हमारा पॉजिटिव और ये होता है हमारा नेगेटिव। तो ये पी एन जंक्शन का सिंबल था। और क्योंकि हम फॉरवर्ड बायसिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा, पॉजिटिव से, और ये टर्मिनल नेगेटिव से। तो ये हमारी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। ओके, तो ये हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। अब बोला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, कौन सा रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ पीएन जंक्शन। तो पहला, लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड एट जंक्शन, है ना, यानी जंक्शन पर कम रेजिस्टेंस लगता है। दूसरा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन डिक्रीजेस, जो विड्थ होती है डिप्लीशन रीजन की वो डिक्रीज होती है। सी है हमारे पास, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस, इफेक्टिव जो हमारे पास पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज करता है। इफेक्टिव, अच्छा यहाँ पे वैसा है, इसने रॉन्ग पूछा हमसे। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज, और डी क्या है हमारे पास, हाई करंट फ्लो थ्रू दी सर्किट। तो सबसे पहले इसने ना रॉन्ग पूछा है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले वाले देखो, लो रेजिस्टेंस ऑफर्ड एट दी जंक्शन, बिल्कुल सही है। अगर हम फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर कम हो गया तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या कम ऑफर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि लो रेजिस्टेंस होता है जंक्शन पर, बिल्कुल सही बात है, तभी जाकर के करंट फ्लो कर पाता है। दूसरा इसमें बिल्कुल सही है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिक्रीज होता है, जो उसकी विड्थ होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव को यहाँ पे रिपल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को, तो उसकी लेयर क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये भी सही है कि डिप्लीशन लेयर जो होता है डिक्रीज होता है। डी देखो क्या कह रहा है, हाई करंट फ्लोज थ्रू दी सर्किट, तभी तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हम बोलते हैं उसको एज ए कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। तो ये तीनों हमारे पास सही है। अब यहाँ पर क्या बोला है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेज, जो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, नहीं वो तो घट जाता है ना, और घटता है तभी तो जाकर के वहाँ पे लेयर कम हो जाती है, उसकी डिप्लीशन लेयर कम हो जाएगी और करंट क्या है वो आगे की तरफ फ्लो कर पाएगा। तो इसीलिए जो इसमें हमारे पास रॉन्ग वाला आंसर है वो यही वाला करना था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल जो होता है उसमें वो डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। ओके, ये समझ आ गया क्वेश्चन पांचवा। प्रीति, मानसी, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ भैया समझ आ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, द डोमिनेंट mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse biased silicon pn junction are। ठीक है, इसने क्या रखा है यहाँ पर कि द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस्ड सिलिकॉन पी जंक्शन आर, पहला ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, है ना, डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस। बी क्या बोल रखा है इसने, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बायस, ठीक है, और ड्रिफ्ट इन रिवर्स बायस। या फिर सी है, डिफ्यूजन इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, ड्रिफ्ट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। तो ये क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, बताओ, क्वेश्चन समझ आया यहाँ पे? ये हमारे पास कौन सा रीजन है, ये हमारा है पी रीजन और ये हमारा है एन रीजन। चलो मुझे सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा, यानी होल्स जो इसमें मैंने पी रीजन में बनाए हैं वो होल्स डिफ्यूजन की वजह से किधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, इधर या इधर, बाहर की तरफ। इधर,
देखो अभी सिर्फ पी एन जंक्शन हमने बना रखा है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास होल्स हैं और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही हमने पी और एन को ज्वाइन करा है तो ये पॉजिटिव वाला किससे अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो हमारे पास पॉजिटिव वाले होल्स हैं वो किधर जाने की कोशिश करेंगे? इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की तरफ यहाँ पे ज्वाइन होना स्टार्ट करेंगे। उसी टाइम पर ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर जाना चाहेंगे? होल्स की तरफ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये इधर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, हमने जो अभी सर्किट बनाया था फॉरवर्ड बायसिंग में, ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप, तो इसमें बिल्कुल वैसा नहीं प्रोसेस हो रहा जैसा कि हमने फॉरवर्ड बायसिंग में करा था। देखो अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से ज्वाइन करेंगे, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में ये पुश कर रहा था, यानी डिप्लीशन लेयर को इधर कम कर रहा था और ये इधर कर रहा था डिप्लीशन लेयर कम, तो इससे बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा था। यानी जो यहाँ पर देखो, इस वाले में हमने बैटरी से कोई कनेक्शन नहीं कर रखा, ये ध्यान रखना इस चीज का, है ना। और इस वाले में हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, बैटरी से जैसे हमने कनेक्ट रखा तो कौन सी बाइसिंग है? फॉरवर्ड बाइसिंग है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर हमारा इधर घटता है, डिक्रीज होता है इस साइड में। अब यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है, कौन सा फिनोमिना हो रहा है? अभी फिनोमिना हो रहा है कौन सा यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का हाई से लो की तरफ बढ़ना, तो हाई से लो की तरफ ही बढ़ रही है, ये भी हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है। तो ये फिनोमिना और ये फिनोमिना काफी सिमिलर है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है फॉरवर्ड की डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि डिफ्यूजन किस में हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो डिफ्यूजन का फिनोमिना है वो फॉरवर्ड की डायरेक्शन में होता है। फॉरवर्ड की डायरेक्शन भी यही है हमारे पास, है ना, और जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन वो भी यही है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट होता है, बैरियर अगर क्रिएट होता है तब क्या होता है? यहाँ पर बैरियर अगर क्रिएट होगा तो यहाँ पर नेगेटिव वाले बन जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों नेगेटिव वाले इकट्ठा होते हैं? क्योंकि ये और नेगेटिव को आने से रोकते हैं। सेम उसी तरह से इसके जो यहाँ पर पॉजिटिव वाले रहते हैं वो इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि ये और पॉजिटिव वाले को आने से रोकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पोटेंशियल बैरियर बना है ना, ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव वाले हैं। ये पॉजिटिव वाले क्या करेगा? इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को किधर रिपेल करेगा? इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इधर रिपेल करेगा कि इस साइड रिपेल करेगा? बताओ मुझे। ये जो हमारे पास पॉजिटिव की लेयर बनी है ये इन होल्स को पी की तरफ खींचेगा या पी से दूर खींचेगा? पी से दूर दूर धक्का देगा यहाँ पे। बताओ, इन माइनॉरिटी होल्स की हम सिर्फ बात कर रहे हैं। ये होल्स किधर जाएंगे? इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? इस पॉजिटिव की वजह से अपोजिट जाएंगे, दोनों आएंगे। हाँ, यानी ये पॉजिटिव वाले अगर हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को देखें तो इन होल्स को इधर पुश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे ये जो नेगेटिव वाला ये इन छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इनको किधर भेजेगा? इधर भेजने की कोशिश करेगा। अब ये फिनोमेना हमने कहाँ देखा था? ये फिनोमेना हमने देखा था रिवर्स बाइसिंग में, याद होगा जब हमने रिवर्स बाइसिंग बनाया था तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हो रहा था? ये हमारा पी टाइप और ये हमारा एन टाइप, इसको हम अगर कनेक्ट करते हैं नेगेटिव से और इधर पॉजिटिव से, तो यहाँ पे हमने देखा कि डिप्लीशन लेयर बढ़ गया था, और बढ़ गया था तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ इस डायरेक्शन में हो गई थी, यानी रिवर्स में। और ये वाला फिनोमिना यानी कि जो ड्रिफ्ट वाला फिनोमिना है, ड्रिफ्ट का जो फिनोमिना है ना, वो भी रिवर्स को ही शो कर रहा है यहाँ पे। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला, क्या कि जो डिफ्यूजन करंट होता है या डिफ्यूजन जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? डिफ्यूजन होता है फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, लेकिन ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में होता है? रिवर्स की डायरेक्शन में। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर डिफ्यूजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और ड्रिफ्ट जो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, ये इधर आ रहे हैं वो वाले उधर जा रहे थे। तो समझ गए यहाँ पे कि अगर इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, तभी जाकर के नेट करंट जीरो होता है। समझ आया चीज कि डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में होगा? हमारा
फॉरवर्ड की डायरेक्शन में, और ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा हमारा, रिवर्स की डायरेक्शन में। और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इक्विलिब्रियम पे होता है क्या, दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब दोनों अगर इक्वल हो गए तो नेट करंट जीरो हो जाता है। तो इसीलिए जो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जो नेट करंट मिलता है वो होता है जीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। डिफ्यूजन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जो हमारा ड्रिफ्ट होगा वो होगा रिवर्स की डायरेक्शन में। समझ आया चीज जो मैंने अभी बताया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? प्रीति, मानसी, नो सर। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स फॉरवर्ड बायस डायोड, है ना, इनमें से कौन सा है जो फॉरवर्ड बायस डायोड को शो कर रहा है। तो ध्यान दो जरा, फॉरवर्ड बायसिंग हम जानते हैं क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो सबसे पहले ए वाले को देखो, क्या ये फॉरवर्ड बायसिंग है? तो ये क्या है, ये हमारा पी एन जंक्शन डायोड है। पी एन जंक्शन डायोड का ये टर्मिनल कौन सा होता है, ये टर्मिनल प्लस का होता है। ये टर्मिनल कौन सा होता है, माइनस का होता है। तो देखो जरा यहाँ पर, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं, है ना, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये तो फॉरवर्ड बायसिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, इधर आते हैं फिर से, ये टर्मिनल हमारा कैसा है, पॉजिटिव का, ये टर्मिनल नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव नेगेटिव के जुड़ा है, तो ये भी फॉरवर्ड बायसिंग नहीं हो सकता। इस पे आते हैं, इससे पहले इसको देखते हैं हम, है ना। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो इस केस में है क्या, इस केस में हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब अगर ध्यान दोगे, इधर 2 वोल्ट है, इधर भी 2 वोल्ट है, दोनों ही पॉजिटिव के हैं। अब पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ तो दिखा है, तो ये तो ठीक है, लेकिन इधर जैसे आते हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी पॉजिटिव दिख रहा है मुझे, तो है ना, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पर जो हायर पोटेंशियल होता है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ये समझना जरा, क्योंकि हमेशा हाई से लो की तरफ ही फ्लो करेगा ना। अब हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा तो इसको हम एज अ पॉजिटिव टर्मिनल ट्रीट करेंगे, और जिधर जा रहा है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल ट्रीट करेंगे। मतलब ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो हो गया, हाई का मतलब पॉजिटिव और लो का मतलब नेगेटिव, तो ये हम ऐसे ट्रीट करते हैं, समझ रहे हो। तो डायरेक्ट तुम यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव देख करके इसको फॉर्मल मत बनाना, देखना क्या दोनों टर्मिनल्स ऐसे ही शो कर रहे हैं। तो इधर भी देखा पॉजिटिव दिखा मुझे, ये भी पोटेंशियल पॉजिटिव दिख रहा है, तो इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे, देखो देखो यहाँ पर कि ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है। अब ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है तो इसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल ट्रीट करेंगे, और जो कम वाला होगा उसको हम क्या करेंगे, कम वाले को हम नेगेटिव पोटेंशियल ट्रीट करेंगे। समझ आ गई ये चीज जो मैंने बताया यहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं? मानसी, प्रीति, जो पोटेंशियल अगर दोनों पॉजिटिव में होगा तो हायर वाले को हम पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल, और लोअर वाले को क्या मानेंगे, नेगेटिव। फिर देखेंगे कि ये कौन सी बाइसिंग है। तो मुझे बताओ, अब ये कौन सी बाइसिंग दिख रही है तुम्हें, फॉरवर्ड दिख रही है कि रिवर्स दिख रही है? ये रिवर्स हो गई। रिवर्स हो गई। कैसे रिवर्स हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग तो नहीं है। अब इस पे आते हैं, तो अब इसमें देख सकते हो कि ये ना हमारा क्या शो कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल है, ये तो जीरो है। अब जीरो तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो अब इन दोनों में से तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा है। तो मुझे बताओ, 0 वोल्ट ज्यादा है कि -3 वोल्ट ज्यादा है? 0 वोल्ट। 0 वोल्ट ज्यादा। अब 0 वोल्ट ज्यादा हुआ तो इसको कैसा मानेंगे हम, प्लस, और जो नेगेटिव है वो तो माइनस का ही रहेगा। अब ये इसके टर्मिनल से देखो जरा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और नेगेटिव कनेक्ट है नेगेटिव से, तो इस कौन सी बाइसिंग हो जाएगी ये, तो ये हो जाएगी हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग। तो ये हम ऐसे चेक करते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए कभी पोटेंशियल तुम्हें ज्यादा या कम दे सकता है इस तरह से, और जो ज्यादा होगा उसको हम पॉजिटिव की जैसे ट्रीट करेंगे, कम वाले पोटेंशियल को नेगेटिव की जैसे। फिर चेक करते हैं कि कौन सी बाइसिंग है। ओके, तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब अगला आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, है ना, द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन बिकॉज ऑफ, देखो ध्यान से, इसने एक वर्ड यूज किया अनबायस्ड। बायस्ड का क्या मतलब होता है, बायस्ड का मतलब या बाइसिंग का मतलब क्या होता है कि बैटरी से जोड़ा है हमने। अनबायस्ड का मतलब क्या हुआ कि बैटरी से नहीं जोड़ा है हमने। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसने बोला था इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, यानी जब बैटरी से जोड़ा नहीं है हमने पीएन जंक्शन, तब हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सो जब हम पीएन जंक्शन को नहीं जोड़ते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू
इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन बिकॉज ऑफ, है ना। तो एन रीजन से इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ क्यों आते हैं, तो ये हमें देखना है। तो देखो क्या कह रहा है, द अट्रैक्शन ऑफ होल्स ऑफ पी रीजन, क्योंकि जो पी रीजन में होल्स है वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्या रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पी एन जंक्शन, पी और एन जंक्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से आते हैं। सी में क्या बोल रखा है कि द हायर होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन में क्या होता है, होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है देन दैट इन एन रीजन। ऐसा जरूरी भी नहीं है, हम एन को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला है क्या हमारे पास, द हायर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन रीजन देन दैट इन पी रीजन। ठीक है, अब समझना, इसने बोला है कि एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो रहे हैं एन रीजन से पी रीजन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर डिफ्यूज हो रहे हैं एन से पी की तरफ, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कहीं ना कहीं एन वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हुए होंगे। अगर बहुत ज्यादा है तभी वो एन से पी की तरफ फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। अब यहीं पर ही अगर क्वेश्चन वो बदलता, तो क्वेश्चन वो ऐसे कह सकता था कि इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन। तो इसका क्या मतलब था कि होल्स जो है वो पी से एन की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो होल्स का कंसंट्रेशन है पी रीजन में वो ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू एन रीजन। समझ रहे हो, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं एन से पी की तरफ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू पी। और होल्स अगर मूव कर रहे हैं पी से एन की तरफ, तो इसका मतलब होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसीलिए जो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा कि द हायर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन एन रीजन देन दैट इन पी रीजन। ठीक है, क्योंकि एन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन से कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पी रीजन। तो सिंपल सा इसका मतलब था यहाँ पे। ओके, और क्वेश्चन अगर बदलना है तो वो होल्स को भी ले सकते थे कि होल्स जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं पी से एन की तरफ। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है, ठीक है, तो समझ आना कि अगर पी से एन की तरफ जा रहे हैं, ये कब हम बात कर रहे हैं जब बैटरी नहीं कनेक्ट किया है। उसने साफ साफ क्या रखा है कि ये एक अनबायस्ड पीएन जंक्शन है, और अनबायस्ड पीएन जंक्शन में अपने आप होल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो इसका सिंपल एक ही रीजन होता है कि उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर आना चाहते हैं। समझ रहे हो, तो इसीलिए जब तक वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आते तब तक हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो करेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले कि हमारा कोई भी चार्ज कैरियर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो होल्स है, और उन दोनों में से कोई भी अगर एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहा है, तो समझ जाना कि किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है और वो इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पर आना चाहता है। अगर दोनों का ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो दोनों ही मूव करना स्टार्ट करेंगे, बट इसने स्पेशली क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं एन से पी की तरफ। तो इसका साफ साफ क्या मतलब है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एन रीजन में ज्यादा है एज कंपेयर टू पी रीजन, इसीलिए वो हायर से लो की तरफ फ्लो कर रहे हैं। समझ आया ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नहीं भैया। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो जरा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखो, इसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, द सर्किट शोन इन फिगर हैज टू अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो जरा, एक ये डायोड कनेक्ट है, एक ये डायोड D1 और ये डायोड D2 बोल रहे हैं। ठीक है, पैरेलल इनको हमने कनेक्ट कर रखा है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड इन दी सर्किट। हमें क्या बताना है कि जो करंट कितना फ्लो कर रहा है हर डायोड में से। तो डायोड D1 में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, डायोड D2 में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, वो हमें बताना है। तो हम कैसे बताएंगे इसमें, बताओ जरा। अच्छा पहले ये बताओ, इन दोनों डायोड में से कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में है और कौन सा डायोड रिवर्स बाइसिंग में है। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो होगा उसी से करंट फ्लो कर सकता है, जो रिवर्स बाइसिंग में होगा वो तो इंसुलेटर के जैसे काम करेगा, उससे करंट फ्लो नहीं कर सकता, मतलब उससे करंट पास जो होगा वो क्या होगा, जीरो। तो करंट पासिंग
थ्रू दैट डायोड विच इज इन रिवर्स बायसिंग इज 0। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा उससे तो करंट जाएगा ही नहीं, तो हमें तो ऐसे ही आंसर मिल जाएगा एक का। ठीक है, तो जरा चेक करो और मुझे बताओ डायोड D1 और डायोड D2 में से कौन सा रिवर्स बायसिंग में है। बताओ डायोड D1 और डायोड D2 इन दोनों में से कौन सा रिवर्स बायसिंग में है। D1 वाला रिवर्स में, और D2? D2 फॉरवर्ड। D2 किस में? फॉरवर्ड बायसिंग में। समझ गए, बहुत इजी है, सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे हमेशा कि डायोड हमारे किस में है। ठीक है, तो देखो अगर डायोड D1 को देखेंगे तो डायोड का ये कौन सा टर्मिनल होता है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल। अब देखा हमने कि पॉजिटिव कनेक्ट है नेगेटिव से, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है और नेगेटिव पॉजिटिव से, तो इसका मतलब ये तो रिवर्स बायसिंग में है। अब ये रिवर्स बायसिंग, तो इसका साफ सीधा मतलब है कि इससे करंट पास ही नहीं हो रहा। अब इससे अगर करंट पास नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो I1 करंट है वो क्या होगा? 0। तो एक आंसर मिल गया हमें। इसने पूछा था ना हमसे कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच डायोड, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड D1 इज 0। ठीक है, इससे कोई करंट पास कर ही नहीं रहा। अब इससे अगर कोई करंट पास नहीं कर रहा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ से कोई करंट पास हो ही नहीं रहा। अब करंट पास नहीं हो तो इस रेजिस्टेंस से कोई रोल ही नहीं रह गया, तो ये वाला पूरे ब्रांच को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी ये सारा का सारा जो ब्रांच है हमारा, इसको क्या कर देंगे? यहाँ से हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, ये किस बाइसिंग में है? ये हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग में है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, ठीक है, अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग, तो इसी से करंट फ्लो कर सकता है। इससे अगर करंट फ्लो करेगा मतलब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो यहाँ से करंट ऐसे जाएगा और ऐसे होकर के वापस आएगा, यानी हमारा एक क्लोज पाथ बनना चाहिए। तो ये ऐसा है, यानी ये इधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये करंट पास हो ही नहीं सकता। तो अगर मान लो करंट इधर गया और इधर भी गया, इधर इससे पास हुआ भी, तो यहाँ तो ब्लॉकेज है ना। तो ब्लॉक मतलब ये जाने नहीं दे रहा, तो इससे कोई फायदा ही नहीं, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं कभी। तो करंट इधर से सीधे जाने के बाद सीधे इधर जाएगा, इधर जा करके सीधे यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ये क्लोज पाथ बनाएगा। तो इसका मतलब जो इफेक्टिव रेजिस्टेंसेस हैं वो कहाँ कहाँ पे बैठे हैं? तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक ये है और इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक ये है। ठीक है, और तुम्हें वोल्टेज मालूम ही है, तो मुझे इसमें से बताना है कि इस डायोड से कितना करंट पास हो रहा है। तो करंट कैसे बताएंगे? तो बहुत ही सिंपल है, ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर से मुझे तो I निकालना है। I कैसे निकालोगे? तो I इज इक्वल टू आ जाएगा V अपॉन में R। अब हमें वोल्टेज, नेट वोल्टेज बता दो और नेट रेजिस्टेंस बता दो। नेट वोल्टेज नेट रेजिस्टेंस अगर पता है तो करंट हम बता देंगे। तो सबसे पहले मुझे तुम नेट वोल्टेज बताओ कितना है। तो वोल्टेज के लिए तो एक ही बैटरी लगी पड़ी यहाँ पे, और वो कितने की है? 12 वोल्ट की है। तो ये हमारा 12 वोल्ट जो है वो बैटरी से सप्लाई है। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें? रेजिस्टेंस बता सकते हो कितना होगा इसमें? इस पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है? क्या हम इसमें 3 ओम को कंसीडर करेंगे? नहीं 3 ओम को तो कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अब मुझे बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना है इस सर्किट में? 6 ohm 6 ओम। वेरी गुड, क्योंकि ये देखो सीरीज में कनेक्ट है, ये ऐसे गया और डायरेक्ट तो जुड़ा है इससे। तो यहाँ पर ये ऐसे अगर जुड़े हैं तो इसका मतलब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो 2 ओम प्लस 4 ओम 6 ओम। तो R तुम्हें मालूम चल गया कितना है? वो 6 ओम है। अब V और R दोनों मिल गए। V और R दोनों अगर मिल गया तो सिंपली इसमें पुट करो और आंसर आ गया। तो जो हमारा I आएगा वो क्या आ जाएगा? 12 अपॉन में 6। तो 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास आ गया करंट कितना? करंट जो कि सेकंड डायोड से पास हो रहा है उसको मैं I2 नाम दे देता हूँ। तो वो आ जाएगा हमारे पास कितना? 2 एम्पियर। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका, क्या? 2 एम्पियर। तो करंट पासिंग थ्रू द डायोड D1 इज 0, करंट पासिंग थ्रू द डायोड D2 इज 2 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, यही इसका दे रखा आंसर। ठीक है, इसमें लिखा पड़ा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन 10, ये भी सिंपल सा आसान सा, अब तुमने वो क्वेश्चन कर लिया तो ये भी बहुत इजीली कर सकते हो। व्हेन अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ पीएन जंक्शन डायोड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.70 वोल्ट टू 0.71 वोल्ट, द change in diode current is 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड? ठीक है,
देखो ध्यान से, डायनेमिक रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं, और जो हमारा करंट है वो है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है, तो इस यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस वर्ड यूज किया है। देखो सिंपल है, ओम्स लॉ पर ही यहाँ पे जो हम ओम्स लॉ पढ़ा है उसी का ही हम यहाँ पे इंडायरेक्टली यूज करते हैं। अब इसने बोला क्या है, तो इसको जरा समझना। When a voltage drop across a PN junction diode is increased, हमारे पास मान लेते हैं कि क्या है, एक PN जंक्शन डायोड है, ये क्या है हमारे पास एक PN जंक्शन डायोड है, और इसको मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्शन कर रखा है। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्यों कर रहा है, क्योंकि एज ए कंडक्टर तभी काम करेगा, अदरवाइज वो जीरो करंट देगा। ठीक है, तो देखो when a voltage drop across a PN junction diode is increased, क्योंकि ये वेरिएबल वोल्टेज है तो इसमें हम वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं। ये हमारा V1 कितना है, V1 है हमारे पास 0.70 वोल्ट, और जो हमारा V2 है वो कितना है 0.71 वोल्ट, ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, कह रहा है कि टू चेंज इन डायोड करंट इज, जो चेंज है डायोड करंट में वो कितना है, तो डायोड करंट में जो चेंज है, चेंज मतलब यहाँ पे इसने सीधे डेल भी दे रखा है, सॉरी डेल आई दे रखा है, चेंज इन करंट है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेल आई। तो चेंज इन करंट इज 10 मिली एम्पियर। ओके, अच्छा चेंज इन वोल्टेज तुम निकाल सकते हो, चेंज इन वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो हमें V1 V2 दोनों ही पता है यहाँ पे, तो करेंगे क्या, तो डेल वी कैसे निकालेंगे, डेल वी निकालने के लिए V2 माइनस V1 कर दोगे, तो V2 माइनस V1 अगर करते हैं तो V2 कितना है हम पे 0.71, माइनस में V1 कितना हमारे पास 0.72, सॉरी 0.70 है, 0.70। ठीक है, इसको थोड़ा ये पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। तो डेल वी इज इक्वल टू 0.71 माइनस में 0.70, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 0.01। ठीक है, 0.01 वोल्ट। तो हमें डेल वी पता है, हमें डेल आई पता है, और हमें रेजिस्टेंस निकालना है, यानी डायनेमिक रेजिस्टेंस वो निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि यहाँ वैसे लिख ही देता हूँ मैं, डायनेमिक रेजिस्टेंस ये आर डी हमने बोला, तो वो कैसे आ जाएगा, तो ओम्स लॉ पढ़ा था ना हमने, V इज इक्वल टू आई आर, तो आर अगर चाहिए तो आई को नीचे जाना पड़ेगा, तो V अपॉन में आई, तो इसके सीधे हम लिख सकते हैं डेल V अपॉन में डेल आई। ठीक है, तो डेल V हमने अभी निकाला 0.01, ये था हमारे पास डेल V, और डेल आई कितना हमारे पास, डेल आई है 10 मिली एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को हटा लेते हैं, पॉइंट को हटाए तो कितना आ जाएगा हमारे पास 100, कितने हो गए 1 2 ये 3, और यहाँ पे ये 3 0 ये थी, तो ये यहाँ पे ये 10 के माइनस 3 ऊपर जाएगा तो कैंसिल ही कर देगा ये सारा का सारा, तो ये ऊपर भेज देता हूँ मैं 1000, नीचे भी हमारा 1000 है, तो ये सारा का सारा कटा, तो ये आ गया हम पे 1 क्या 1 ओम, तो देखो ये हमारा 1 ओम आ गया। तो सिंपल है, आसान सा है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर आते हैं तो सिंपली ऐसे तुम कर सकते हो आसानी से, तो कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, समझ आ गया। हाँ भैया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये वाला बताओगे करके कैसे होगा, चलो बताओ ये क्वेश्चन करके कैसे होगा। Assuming that the two diodes D1 and D2 used in the electric circuit shown in the figure are ideal, find out the value of the current flowing through 1 ohm resistance। हमें क्या बताना है कि इस 1 ohm resistance से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। तो बताओ जरा, कैलकुलेट करो कितना आएगा। सबसे पहले बताओ डायोड D1 और D2 कौन सा फॉरवर्ड बाइसिंग में, कौन सा रिवर्स बाइसिंग में। D1 वाला है फॉरवर्ड। हाँ D1 है फॉरवर्ड बाइसिंग में, और D2 किस में है, रिवर्स। रिवर्स में। अगर हमारा डायोड D2 हो गया रिवर्स में, तो इसका मतलब इससे करंट जाएगा क्या, तो आंसर है नहीं जाएगा। अब इससे करंट नहीं जाएगा तो इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है उसका भी कोई रोल नहीं रह जाता, तो ये वाला ब्रांच तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये पूरा ब्रांच एलिमिनेट हो गया। अब मुझे बताओ फटाफट से कि तुम्हारा ये कितना करंट आ रहा है, और पहले नेट वोल्टेज और नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है। नेट वोल्टेज क्या लोगे, V 6 वोल्ट। 6 वोल्ट, एक ही बैटरी लगी हुई है ना हम पे, तो 6 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस बताओ कितना आ रहा है,
3 3 ओम है ना, तो 3 ओम निकालो जरा, करंट कितना आ रहा है? आ गया? आ गया आंसर प्रीति, मानसी? हाँ भैया। ठीक है, यही आ रहा है ना, 2 एम्पियर। हाँ भैया। ठीक है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा यानी 2 एम्पियर, वो यहाँ से होके जाने वाला है, तो यहाँ से 1 ओम से उतना ही करंट जा रहा है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वो 2 एम्पियर ही है। ठीक है प्रीति, आ गया आंसर? आ गया तुम्हारा? Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2 एम्पियर। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बताओ जरा, ये हमारा 12 क्वेश्चन, बताओ कैसे करेंगे इसको। इन द फॉलोइंग डायग्राम इज द जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स्ड बायस? तो मुझे बताओ, क्या ये जो हमारा जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस में? रिवर्स में। रिवर्स में। प्रीति बताओ, रिवर्स में फॉरवर्ड में? Sir, reverse नहीं है. रिवर्स में। चलो देखो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले ना, ये क्या किसका सिंबल है? ये होता है हमारा ग्राउंड का सिंबल, और ग्राउंड पे पोटेंशियल क्या लेते हैं हम? ग्राउंड का पोटेंशियल हम लेते हैं 0। लो पोटेंशियल पे रहता है ना यहाँ पे, जैसे ग्राउंड से हम, Negative. हाँ 0. हाँ 0 लेते हैं, 0 मतलब नेगेटिव के अंदर कह सकते हो कि अगर ये 5 वोल्ट भी है तो इसके रिस्पेक्ट में ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लोअर वोल्टेज हो गया। अब यहाँ पे समझते हैं कि 5 वोल्ट में से और 0 में से कौन सा ज्यादा है, तो ज्यादा तो यही वाला है। अगर ये ज्यादा वाला है तो इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, और इसको कैसे ट्रीट करोगे? नेगेटिव। अब यहाँ पर बताओ, अब कौन सी वाइसिंग है, फॉरवर्ड की रिवर्स? रिवर्स बाइसिंग है ना यहाँ पर हमारे पास, देख सकते हो। ये टर्मिनल हमारा कैसा है, पॉजिटिव का, और ये नेगेटिव का। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट है, तो बिल्कुल सही है, ये हमारा कैसा है, ये रिवर्स बाइसिंग ही है। ठीक है, तो ये हमारा रिवर्स बाइसिंग था। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? मानसी, प्रीति? No, sir. ठीक है। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। Draw a VI characteristics of a PN junction diode. Answer the following questions giving reasons. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, पहले तो हमें VI कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है। ठीक है, और इनका आंसर देना है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था, याद है क्या? VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बनाया था जिसमें ये हमारा वोल्टेज, ये हमारा करंट था। ठीक है, ये हमारा किसके लिए यूज करते हैं, ये हम फॉरवर्ड बाइसिंग में यूज करते हैं, यानी ये जो रीजन है हमारे पास ये किसके लिए यूज करते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग में। और ये किस में यूज कर रहे थे हम, रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे इसका ग्राफ कैसे गया था, ग्राफ याद है? हाँ भैया, पहले तो हाँ थोड़ा हाँ स्ट्रेट गया था, उसके बाद अचानक से हाई पे चला गया था ऊपर। हाँ, इस तरह से है ना, तो ये इस तरह से गया था। तो ये कौन सी बाइसिंग हमारा, फॉरवर्ड बाइसिंग है, इस तरह का, यानी पहले 0 0 फिर यहाँ पे थोड़ा सा उठना स्टार्ट हो गया था इस तरह का। यहाँ पर ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हैं, और जो हमारा करंट होता है वो किस में होता है, करंट होता है हमारा मिली एम्पियर में। ठीक है, अब वही रिवर्स करंट की अगर बात, रिवर्स बाइसिंग में हम बात करें तो रिवर्स बाइसिंग में कैसा था ग्राफ हमारा, रिवर्स बाइसिंग में इस तरह से गया, और बहुत ही स्मॉल सा करंट बनेगा, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पर 0, और फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है,
बहुत तेजी से नीचे की तरफ आता है। तो ये कौन सी बायसिंग है हमारी? रिवर्स बायसिंग में। तो ये हमने नेगेटिव वोल्टेज दिया और करंट इसमें कैसा होता है हमारे पास? करंट होता है इसमें माइक्रो एम्पियर में। करंट कैसे होता है? माइक्रो एम्पियर में। तो ये हमारे पास VI कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अच्छा, यहाँ पर जो वोल्टेज होता है जो हम बोलते हैं कि अचानक से जो हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ती है, इसको क्या बोल रहे थे हम? इसको हम बोल रहे थे यहाँ पे नी वोल्टेज। क्या बोल रहे थे? नी वोल्टेज। और इसको क्या बोल रहे थे हम? इस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज। यस, यहाँ पे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो देखो क्या हमने ड्रॉ कर दिया। पहले बात तो ये सारा कुछ मेंशन कर दिया, तो ये हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक बन गया। अब इसमें पहले का आंसर बताओ क्या होगा? Why is the current under reverse biased almost independent of applied potential up to a critical voltage? critical voltage मतलब breakdown voltage। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो critical voltage तक है उसमें जो हमारा करंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है अप्लाइड वोल्टेज के। क्यों? बताओ जरा। यानी कहने का ये मतलब है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा करंट जीरो के पास है ना, यानी चेंज ही नहीं हो रहा करंट, है ना, जीरो बहुत ही स्मॉल सा करंट हमें मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाती है ना, और वहां पर जो हमारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते तो करंट नहीं बनता तो एज अ इंसुलेटर की तरह वो काम करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से इतना स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बनता है। तो अगर हम पोटेंशियल अप्लाई करते जाएं तो पोटेंशियल अप्लाई करने से उसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा। पोटेंशियल बैरियर अगर बढ़ता है तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट जितना भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बनता है उतना के उतना ही वो रहता है। तो तुम्हें उसका आंसर ये लिखना है कि when we increase the voltage then there is no change in the current because as the majority charge carriers are not moving, ठीक है, due to the applied voltage। okay, so now the next question देखो जरा, इसमें क्या बोल रखा है? why does the reverse current show a sudden increase at the critical voltage? है ना, यानी रिवर्स जो क्या कहते हैं रिवर्स बायसिंग के अंदर अचानक से ही, है ना, करंट बहुत तेजी से क्यों बढ़ने लगता है? ये हमने पढ़ा था रीजन, बताओ जरा क्या था? ये क्वेश्चन पूछा भी था तुमने मानसी कि व्हाई डज द रिवर्स करंट। क्योंकि उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन थे वो एक साथ कंबाइन हो जाते हाँ, हैं। कोलैप्स करने लगते हैं क्योंकि विड्थ बढ़ते बढ़ते क्या पूरे सेमीकंडक्टर को ही कवर कर लेता है और वहां पे फिर होल्स का इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन बहुत सडनली बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है जिसकी वजह से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। ठीक है, तो वहां पर इसी वजह से हमें ये ग्राफ दिखता है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ तक पढ़ा। तो चलो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे और ट्यूसडे को फिर टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का।